बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर आपको बताएंगे कि दुनिया के खूबसूरत दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को आबादी के बम से तबाह करने का मंसूबा बना लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत इस्लामाबाद के अंदर 25,000 फ्लैट्स बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। इस्लामाबाद में आबादी के बम ने पहले ही इस शहर को ट्रैफिक जैम, पानी, सीवरेज और सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार कर रखा है। क्या नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए सिर्फ फीता ही काटा गया या फिर इदारों के साथ मिलकर कोई पॉलिसी भी बनाई गई है? इस पर तफसील से बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नैब दिवालिया हो गया। मुशर्रफ दौर के स्कैंडल की पैरवी करने के लिए गैर मुल्की वकीलों को फीस देने की सक्कत तक न रही। पहले ही 1 करोड़ 35 लाख पाउंड गैर मुल्की बरतानवी वकीलों को अदा करने के बाद अब हुकूमत से मजीद 4 लाख बरतानवी पाउंड का मुतालबा कर दिया गया। ब्रॉडशीट का यह स्कैंडल आखिर है क्या, और मुशर्रफ दौर के कौन से जनरल ने किस कंपनी के साथ किस मकसद के लिए मुआहिदा किया? दूसरों के खिलाफ तहकीकात करने वाले नैब को जेरी जेम्स ने आखिर किस तरह से चूना लगाया, और 2008 में कंपनी के साथ मुबैना जाली डील का जिम्मेदार कौन था? मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत एमनेस्टी स्कीम को मंजूर कराने में नाकाम हो गई। स्कीम के मामले पर कैबिनेट के इजलास में कई वज़रा में नोक झोंक भी होती रही। फौजी हुक्मरान याहिया खान और सियासी हुक्मरान नवाज शरीफ, इमरान खान हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम में क्या फर्क है? क्या पीटीआई एमनेस्टी स्कीम को पास करके अपने लिए सियासी मसाइल में इजाफा करने जा रही है? इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी में हिस्से में आपको बताएंगे कि हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत में तौसीह मिलने पर पाकिस्तान के एहतसाब के इदारे मायूसी का शिकार हो चुके हैं। हमजा शहबाज के वकला के ताखीरी हरबों से एहतसाब इदारों की कारकर्दगी पर क्या असर पड़ेगा, ये भी बताएंगे। ये भी आपको बताएंगे कि अपनी तमाम तर जायदाद को खैरात करने का दावा करने वाली शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुर्रानी के तमाम असासे मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। हमारे प्रोग्राम में ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी गई थी। मजीद भी फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे, मगर सबसे पहले क्लासेस साहब बात करेंगे नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की। इफ्तिताह हो गया, लोगों को तो घर मिलेंगे, बड़ी खुशी की बात है। क्लास वैसे ये हुकूमत अच्छा कदम उठाने चाहती है। ऑफ कोर्स ये बड़ी खुशी की खबर है कि या लोगों को, और स्पेशली जो कहा जाता है गरीब लोगों को मिलेंगे घर, तो ऑफ कोर्स मतलब कोई भी बंदा होगा सेनर एलिमेंट से इसकी सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन इसमें 2-4 में तो मेरी रिजर्वेशंस हैं। आमिर साहब ज़रा गुड काप हैं, वो रिजर्वेशंस को दूर करेंगे ये, और उसके बाद 2-3 साल बाद ये तंग भी ये होंगे, मुझसे ज़्यादा ये तंग होंगे जो मैंने अभी रिजर्वेशन इनके साथ शेयर करनी है। चले कर लीजिए, याद देखते हैं रखिएगा क्या है वो। इससे पहले कुछ अर्सा पहले यहाँ पे ये गरीबों के लिए एक मंसूबा बना था G7 में, फ्लैट्स बन रहे थे, लो इनकम, एक बड़ा आपको पता पॉपुलर एक जहाँ स्लोगन होता है। G7 में भी बनाए गए, G8 में बनाए गए थे। एक काम करें आमिर साहब, मैं किसी वक्त इनको लेके जाता हूँ, हुकूमत का कोई बंदा काम करे, G7 के फ्लैट्स और G8 के फ्लैट्स में जो सैकड़ों बनाए गए थे, एक ओरिजिनल जेन्युइन कोई वहाँ पे अलाटी मुझे दिखा दें जो रह रहा हो। क्या मतलब? क्या सब के सब किराए पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये जाके देख लें, मैं मतलब ये करीब ही हैं, ये जाते हो आमिर साहब यहाँ शो के बाद होते जाएं, पूछते जाएं, बेल दे के 2-4 घरों से, वो भाई साहब ये फ्लैट आपका अपना है, आपको यहाँ आप यहाँ किराए पे रहते हैं। हुआ क्या था, नाम तो बेचारे गरीबों का यूज़ होता है, और गरीब भी बाज, अब ये क्या कहना चाहिए, वो उसमें रहता है, ले लेते हैं, उनके नाम पे कुछ और लोग हैं वो ले लेते हैं ये फ्लैट्स, उनको कुछ पैसे दे देते हैं कि ये पकड़ें आप, क्योंकि 8 लाख 10 लाख उस वक्त थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने किसी और के नाम पे ले लिया। जो लो इनकम ग्रुप था उस वक्त भी, इतने ग्रेड वाले को मिलेगा, फलां को मिलेगा, उन्होंने उतने पैसे लेके बाकी बड़े को दे दिए। बड़े ने क्या किया, उसने उसकी पूरी पेमेंट करके आजकल वो किराए पे आराम से वो घर बैठ के 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपए वो किराए पे खा रहे। ये G7 G8 की मैं बता रहा हूँ आपको कहानी। इसी तरह के तरीके वारदात का मुझे यहाँ खतरा है। इसको रोकने के 1-2 तरीके हैं। मैं असल में रिजर्वेशन पे तो आता हूँ, वो ये हैं कि आप ओनरशिप, इसका टाइटल को लॉ के तौर पर इसको ख़त्म करेंगे तो शायद जो बंदा लेगा वो उसमें रहेगा। इसको यहाँ पे लोग इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं, इसको रहने के लिए नहीं लेते। आप मुझे दिखाएंगे, अगर हो सकता है 1-2% शायद लोग अभी उसमें रह रहे हूँ, अदरवाइज यहाँ पे लोग किराए के लिए इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद जहाँ पे रह रहे होते हैं वहीं रहते रहते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये जो बनाया जा रहा है, मुझे नहीं पता आमिर साहब ने कभी G13 विजिट किया है या नहीं किया, आपने कभी किया है या नहीं किया? मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था, लेकिन माजरत के साथ बड़ी मायूसी से मैं उस तरफ नहीं, दोबारा करें ज़रा, ये दोबारा बड़ा ज़रूरी है। इस्लामाबाद का कोई गंदा तरीन सेक्टर अगर है आमिर साहब, जो मेरी निगाह में, अगर मुझसे पूछें, इस्लामाबाद में 22 साल हो गए रहते हुए,
वो आपका G13 है। झाड़ियाँ लगता है कि कोई आप इसमें कोई कदीम ज़माने के किसी दौर में आ गए। वीरान, बंजर, झाड़ियाँ, गंद, बलूद, हर शय मिलेगी आपको वहाँ पे। मजीद अब ये बताया जा रहा है कि ऑलरेडी भी फ्लैट्स ये बन रहे थे वहाँ पे। एक और स्कीम पहले शुरू की हुई थी हाउसिंग फाउंडेशन वालों ने, वहाँ पे ऑलरेडी बन रहे हैं हज़ारों की तादाद में, वो भी कई मंजिलें, 29-30 मंजिलें। अब कहा जा रहा है नए भी वहाँ पे बनाए जा रहे हैं, वो भी 25,000 के करीब की हमें तादाद दी जा रही है। क्या इतनी कैपेसिटी है G13 में कि वो आपके यहाँ 25,000 के करीब नए फ्लैट जो हैं या पिंडी भी साथ मिला लें, उनमें जो लोग आएंगे उनकी नीड्स को कैटर कर सकते हैं। मसलन 25,000 के क्या मतलब है कि 5 की भी एवरेज रखें एक घर में, आपके लोग जो होंगे 5, तो 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब का आप बंदोबस्त कर रहे हैं कि नई यहाँ पे लोग रहेंगे। नए लोग इनमें तकरीबन कोई 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास ये रहेंगे। अब जो लोग इस्लामाबाद में रहेंगे उन्होंने कितनी गाड़ियाँ रखनी है, उन्होंने यहाँ कितना पानी इस्तेमाल करना है, उन्होंने कितना एनवायरनमेंट को उन्होंने अच्छा या बुरा करना है, उनके सफाई के तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको उनके क्या इश्यूज़ हो गए। इस पे आज हमारे जो राना अशरफ साहब हैं प्रोड्यूसर, इनने मैंने जिम्मे लगाया था मैं ज़रा EPA वाले जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, ज़रा इनसे पूछें कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है, थाउजेंड्स ऑफ नए ये शहर के अंदर फ्लैट्स बनाने जा रहे हैं, इस पे कोई एनवायरमेंटल स्टडीज़ की गई हैं, इस पे कोई बैठ के CDA से कोई इस पे डिस्कशन की गई है, इस पे दीगर जो आपके इदारे हैं कि आपने नई गैसेस भी देनी है, बिजली भी देनी है, पानी भी देना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है, नई पॉपुलेशन भी आनी है, इस पे कोई बैठ के कोई स्टडी की गई है, कोई CTWP में कोई प्रोजेक्ट पेश किया गया हो, कोई एक्निक में किया हो, इसको एग्जामिन किया गया हो, प्लानिंग डिवीजन के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई हो कि हम यहाँ 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब नए लोगों ने आके यहाँ रहना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कह लें जो भी होगा, इसको हमने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि इस्लामाबाद इस वक्त चौक हो रहा है। आप जो इस्लामाबाद के रहिशी मेरी बात मेरा ख्याल है सुनेंगे, इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का कोई अर्बनाइज कोई शहर हो रहा है, इस्लामाबाद आपका हो रहा है। 50% से ज़्यादा अर्बनाइजेशन का आपका रेशियो है कि लोग जो हैं माइग्रेट कर, पर्टिकुलरली मैं कहूँगा पश्तून एरिया से और हमारे सराइकी एरिया से सबसे ज़्यादा वो बेचारा गरीब जो है जिसके पास कोई इनकम नहीं है, कोई स्किल नहीं है, वो आपका यहाँ पे शहरों पे आना शुरू हो गया है क्योंकि उसको नौकरी चाहिए, उसको अपनी आके लिविंग के लिए चाहिए। क्योंकि शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने उन्होंने कभी पैसा जो है रूरल एरियाज को भेजा भी नहीं है। सो सारे पश्तून और सारे हमारे साउथ के लोग जितने में मैं देखता हूँ लेबर क्लास गरीब लोग जो ये बेचारे मजदूरियाँ करते फिर रहे हैं, इन 2 एरिया से आ रहे हैं। अब जो मेरी एक और कंसर्न है, आमिर साहब वहाँ से गुजर के आते हैं, ब्लू एरिया की जो ये कमर्शियल स्ट्रिप है जो इसको एक्सटेंड किया जा रहा है F10 तक। नए नए यहाँ पे प्लाजे बन रहे हैं, 10 मंजिला 20 मंजिला बिल्डिंग्स बन रही हैं, बननी चाहिए क्योंकि आपको चाहिए कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेगी। अब उसके लिए आपके जो ट्रैफिक है ऑलरेडी आप इस्लामाबाद पे पहली दफ़ा पिछले 6 महीने से साल से ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गए कि हंड्रेड्स ऑफ गाड़ियाँ आपको रोड पे नजर आती हैं। आपका एक्सप्रेस वे चौक हो चुका है पूरे का पूरा, ये पूरा जो आपका एयरपोर्ट रोड था वो खत्म हो चुका है। कश्मीर हाईवे पे आप नीचे उस तरह जा सकते हैं, पूरा आप उसको जो है मारगला रोड को देख लें, वहाँ पे ट्रैफिक के आपके हजूम है। आप उसके बाद पूरा जिनाह वाला जो है एवेन्यू है इस पे चले जाएँ जिसको हम ब्लू एरिया रोड कहते हैं, टिल F11 ये चौक हो चुका है। यहाँ पे फिर आप इतने बड़े बड़े प्लाजे बना रहे हैं कमर्शियल एरियाज में। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ट्रैफिक के लिए आपके पास क्या प्लान है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्लानिंग के पास क्या है, हुकूमत के पास क्या है कि थाउजेंड्स ऑफ नए यहाँ पे आपके ऑफिस बनने हैं, आपके थाउजेंड्स ऑफ न्यू गाड़ियाँ आनी हैं, थाउजेंड्स ऑफ नए लोग आने हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पहले का मौजूद है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं कर सकते। कार पार्किंग सबसे बड़ा मसला बन चुका है इस्लामाबाद का। ब्लू एरिया में जाएं, हम कभी नहीं देखते थे कि ब्लू एरिया के मेन रोड पे भी आप पार्किंग शुरू कर दें, वहां पे भी आप लोग अंदर भी करते हैं और ब्लू एरिया के रोड पे भी वहां पे उन्होंने आके करनी उन्होंने शुरू कर दी है। सो ये आमिर साहब घड़ी देखना शुरू हो गए थोड़े से, मेरा आप थोड़ा सांस लेने वो थोड़ा अच्छा होना शुरू हो गए। मैं मेरा ख्याल बस कर देता हूँ क्योंकि उनसे मजीद सुना नहीं जा रहा। चलिए 1-2 रिजर्वेशन अभी इन्होंने बताई, बाकी पे जाएंगे, लेकिन आप बता दें आपको क्या अच्छा लगा। जो रिजर्वेशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है, मैं अपनी रिजर्वेशन भी बताऊँगा, मगर ये आइडिया में कोई ख़राबी नहीं है, ज़बरदस्त आइडिया है। ऑफ कोर्स हाउसिंग किसको नहीं चाहिए, 1 करोड़ घर चाहिए हैं, और जो है ये स्कीम सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए है। इसके साथ अनाउंस जो उन्होंने किया है बलूचिस्तान में भी 1,10,000 घर का किया है, मगर शुरू इस्लामाबाद से, क्योंकि उद्घाटन उसका इस्लामाबाद से किया है तो इसलिए इस्लामाबाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइडिया में जिस तरह का बुरा नहीं है, ये बिल्कुल समझ आता है कि दुनिया भर में क्लस्टर्स किए जाते हैं कि शहरों को हमने हॉरिजेंटल
फैलाव उसका बढ़ता जा रहा है, ज़राती ज़मीन आप काबू किए जा रहे हैं, शहरों को 25-25 किलोमीटर से लोगों को पेट्रोल हम बाहर से ख़रीदते हैं, लेके आना पड़ता है। तो वर्टिकल ले जाने में उसकी कोई इकोनॉमिक सेंस बनती है कि शहरों को ऊपर की तरफ ले जाएं। क्यों हमने कदम लाई कि 2 मंजिला 4 मंजिला नहीं बनने, दुनिया भर में शहर ये ऊंचे लेके जाते हैं वो, ताकि जो है दुनिया 25 किलोमीटर से कोई आए ना, जिसने यहाँ नौकरी करनी है वो यहीं रहे, हर एरिया के लोग वहीं पे ही रहें और वहीं नौकरी करें। ये दुनिया भर में ये अर्बनाइजेशन के अंदर ये आइडिया होता है, बड़ा अच्छा आइडिया जी। उसके बाद ये भी समझ आती है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए ना जंप स्टार्ट करने की, दुनिया भर में, टर्की में भी ऐसे हुआ और भी बड़े मुल्कों में हुआ। कंस्ट्रक्शन है कि कंस्ट्रक्शन से जॉब भी आती है, और वो 40 इंडस्ट्रियाँ जो कह रहे हैं, एंसिलरी इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, वो सीमेंट भी बिकता है, फलाना भी बिकता है, ये भी बिकता है, तो वो इकोनॉमी भी चल पड़ती है। ये भी समझ आती है। ये भी समझ बड़ी, मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है कि फोकस किया जा रहा है कि पाकिस्तान में गरीब और दरमियाने तबके के लिए हाउसिंग, पाकिस्तान में जितनी भी मेजर जो हाउसिंग स्कीम्स हैं वो सारी एलीट के लिए हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट सिर्फ ये कानून बना दे कि हर हाउसिंग स्कीम के लिए लाजिम कर दे कि इतने छोटे और दरमियाने लेवल के प्लॉट और फ्लैट बनाने ज़रूरी हैं, तो इनका आधा मसला तो वहाँ से हल हो जाता है। मगर गौर किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। फिर इसके अंदर ये भी आइडिया मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है कि जो कच्ची आबादियों को ट्रांसफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद की जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे हाई राइज बना के उनको मुतबादिल, आइडिया के हद तक बड़ा अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्सिक्यूशन, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का ये मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट है। अगर इस पे इन्होंने समझदारी ना की, ये नहीं है कि इस दूध के लिए बड़े बड़े बिल्ले बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, 8-8 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि जनाब ये कब ये दूध आएगा और कब हम चाटना शुरू करेंगे। वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, और अगर गवर्नमेंट ने एहतियात ना की तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन का आगे कोई अच्छा नहीं है। पेशावर का, BRT का रोज़ इनको रही होती हैं कि जनाब आपने देखें लंबा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नींद से चल पड़ा। इनके बाद एनर्जी जो है वो हम कल ही रो रहे थे कि 600 अरब रुपए से भी ज़्यादा कैपेसिटी चार्जेस हो गए हैं। यूनिट पे यूनिट खोलते जाओ, 20 रुपए पर यूनिट है, आगे ट्रांसमिशन है कोई नहीं है, उनको 600 अरब रुपया दे रहे हैं, बिजली चोरी भी हो रही है, वो इनका इनसे नहीं हैंडल हो रहा। ये दवाइयों का इशू है, उसके डिटेल हम देंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि जनाब 36 घंटों में होए, बिल्कुल, क्योंकि बिल्ले मिले हुए हैं, बिल्ले दवाई बेचने वालों के साथ मिले हुए हैं, गवर्नमेंट के अंदर मिले हुए हैं, और उसके अंदर तफ्तीश करवानी है, गवर्नमेंट बिल्कुल उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो है इनसे नहीं हैंडल हो रहा। सो मैं ये बड़े इनके जो पंजाब के अंदर गवर्नेंस इनके सीरियस प्रॉब्लम है कि 33% जो है ना डेवलपमेंट हो पा रही है, बाकी सारे फंड्स पैसे हैं लग नहीं रहे, लैप्स हो रहे हैं क्योंकि इनसे हो नहीं रहा। सो इनका बहुत बड़ा इशू है कैपेसिटी का, इम्प्लीमेंटेशन का। सबसे ज़्यादा घर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल ये है कि आपका प्लान क्या है। ये क्लास साहब ने जो बातें की हैं, बिल्कुल एनवायरनमेंट, भाई इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट चेक कर लो कि ऐसे ही बना के एक मॉन्स्टर्स खड़ी कर देनी है, और ये नहीं देखना कि उसका ट्रैफिक पे क्या असर पड़ेगा, एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा, लिविंग पे क्या असर पड़ेगा। तो तमाम शहरों के मास्टर प्लान बनने की, जो इस्लामाबाद का तो बना हुआ है, उसको भी ठीक करना है। और वहाँ पे जो ठीक करने के लिए रखे गए हैं वो तमाम प्रॉपर्टी डीलर और वो इंजीनियर हैं, उसके अंदर कोई दानिश्वर नहीं डाले गए, उसके अंदर आर्टिस्ट नहीं डाले गए, उसके अंदर बाकी जो सिविल इदारे होते हैं उनको नहीं डाला गया कि उनको भी ओपिनियन ले जाए। शहरों की रूहें होती हैं, लाहौर की रूह है, कराची की रूह है, इस्लामाबाद की रूह है। सो ये एकदम से बुलडोज करके वो जो फीता काटने वाला चक्कर है ना कि हम इतना घर बना देंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी कि इसकी डिटेल्स आ जाएं कि ये घर कौन बनाएगा, किस तरह बनाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा कि कौन बनाएगा, किस तरह बनाएगा, और किस किस से पूछ के बनाएगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ने इसको खुद ना देखा तो ये इस पाकिस्तान का, मैं कह रहा हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान का, इस गवर्नमेंट का तो है ही है, मेक और ब्रेक प्रोजेक्ट ये होगा। हर एक की नज़र, सबसे बड़ा वादा भी इनका था और हर कोई देख भी रहा है, हम भी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी बुरा पॉलिसी इसकी देखना बड़ा जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, इसी से गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। देखना ही होगा कि क्या इस मंसूबे के साथ साथ इनके पास इतने वसाइल भी मौजूद हैं, या फिर मसाइल का एक नया सैलाब आबादी की सूरत में नाफिज किया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के एहतसाब के इदारे नैब की भी बात करेंगे जो दिवालिया हो गया। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक
एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से आपकी रिजर्वेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे मुतालिक बात करें। नहीं, आमिर साहब की बात ठीक है, आइडिया के कोई खिलाफ नहीं है, पहले जहन में बिठा लें। लेकिन जहाँ पे आप बना रहे हैं ना, आप शहरों को ना तबाह करें। आपने लाहौर को पहले इसी तरीके से तबाह किया कि शहबाज शरीफ ने कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और रिसोर्सेज की, पूरा लाहौर जो बड़े उसके डाई हार्ड फैन थे उन शहबाज शरीफ साहब को, लाहौर जाते हुए रोते हैं कि आपने सारे वो पैसा थोप दिया, जैसे कहते हैं थोप देना, आपने बहर नहीं का पूरी की पूरी रूरल पॉपुलेशन आपकी शहरों की तरफ आना शुरू हो गई है। ऐसे कराची के साथ हुआ, वहाँ पे हमने देखा पूरा इंटीरियर सिंध जो था वो उठ के आपके कराची आ गया। कराची में या यहाँ से KPK से या हमारे सराय के इलाकों से कराची लोग गए और वहाँ पे विद इन कम्युनिटीज़ मसाइल या आपको याद होगा शुरू हो गए, जो आपस में वायलेंस, जो तशद्दुद, नौकरियों के लिए एक जन कट थ्रोट कंपटीशन हो गया। अच्छा, कराची सब लोगों को बर्दाश्त कर गया क्योंकि वो पोर्ट सिटी था, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी थी, पोर्ट पे काम है, इंपोर्ट हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, बड़े बड़े वहाँ इदारे भी थे। सो वहाँ खपत हो गई मजदूरों की, लोगों की, यूथ की, जॉब्स की। यहाँ नहीं हो सकता। आप मुझे इस्लामाबाद की मुझे समझ नहीं आता, इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे क्या 50 लाख का इस्लामाबाद और पिंडी की 50 लाख सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर जो हैं वो ये हैं, और लार्जली ये है कि दूसरे इलाकों से लोग यहाँ आ रहे हैं। सर इसी वजह से मुझे समझाएं कि इस्लामाबाद में नए लोग आके क्या करेंगे, कोई इंडस्ट्री है आमिर साहब, क्या रोजगार देंगे, कोई पोर्ट सिटी है यहाँ पे। अच्छा, फिर आपको हुकूमतों में नौकरियां नहीं है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं है कि चलें यहाँ पे इंटरनेशनल NGOs हैं वो यहाँ से चली गई हैं, कोई यहाँ पे कंट्रैक्टर आते थे वो चले गए, कोई गोरे इस मुल्क में नजर आते थे इस्लामाबाद में वो नजर नहीं आते। इंटरनेशनल बिडिंग हम कर नहीं रहे कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं और उनको बड़ा पाकिस्तान से कोई यहाँ पे इस्लामाबाद में या बड़े शहरों में कोई बंदे चाहिए काम करने के लिए, ये एक्टिविटी तो जीरो हो चुकी है अल्लाह के फजल से। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस्लामाबाद में जो आते हैं लोग वो यहाँ पे अगर वो यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, अगर वो या तो हुकूमत में काम कर रहे होंगे या हमारी तरह कोई मीडिया हाउसेज में बैठे हुए हैं, या एक ही काम है यहाँ पे जो किया जा सकता है, वो है यहाँ पे वो फेवरेट है सबका, वो रियल एस्टेट है कि सारा दिन प्लाट बेचो, एक प्लाट उसको बेचो, दूसरा उससे ले लो, तीसरे के साथ फ्रॉड कर लो, चौथे की जेब से पैसे निकाल लो। ये सारा दिन इस्लामाबाद पिंडी में हाउसिंग सोसाइटी, इस्लामाबाद में वो शहर जहाँ पे एक भी इंडस्ट्री नहीं है बड़ी, वहां पे 120 हाउसिंग सोसाइटीज हैं, 120 इस्लामाबाद में। मुझे समझ नहीं आता, से लेके चक्री तक फैल गया है। सिर्फ ये है कि इन्वेस्टमेंट्स हैं, दुकानदार है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट है। हर अमीर आदमी ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये एक सेकंड होम बनाया हुआ है जो कि खाली पड़ा रहता है, मगर वो स्ट्रेस है जमीन के ऊपर, एनवायरनमेंट पे, पानी पे, हवा पे। आमिर साहब जो मुझे डर है ना, ये मैं फिर इनसे रिक्वेस्ट है मेरे इमरान खान साहब से, 25,000 नहीं 25 लाख बनाए आप इसको, आप नए शहर बसाएं, कोई वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी जहन में रख के, वो इन्होंने कहा था इकनॉमिक जोन बनाएंगे हम, आपको पता है मोटरवे पर जब कहा गया था, यही 25,000 हैं, थोड़े से इस्लामाबाद से दूर ले जाएं, नए शहर बनाएं, नई आबादियां बनाएं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ऑलरेडी जो शहर है इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला क्या रहता है, यहाँ पे पानी का रहता है सर, यहाँ पानी लोगों के पास नहीं होता, मजीद आप यहाँ घर खड़े करते जाएंगे। पार्किंग का मसला आप देखेंगे ये कुछ दिनों ज़रा इनको ऑपरेट होने दें, ये थोड़ा सा ये कमर्शियल एरियाज जो है ना सर, आप देखेंगे आमिर साहब यहाँ पे गाड़ियों की वो लाइनें लगनी है और यहाँ पे कीड़ी की तरह इन्होंने रिंग के चलना है, क्योंकि आपको अभी से नजर आना शुरू हो गया। और लास्टली चीज़ जो है वो स्ट्रक्चर है इनके आमिर साहब, कोई प्लान नहीं किया गया। एक तो जहन में रखें कि इस्लामाबाद जो है ये आपका हाई जोन में आते, डेंजरस जोन है आपके जल्जलों के लिए। सो आपने जो बॉडी सारी यहाँ पे बिल्डिंग कोड हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन कितनी करवानी है कि आप 30 मंजिला बना रहे हैं, 29 बना रहे हैं, यहाँ पे नए कमर्शियल आपके एरियाज बनना शुरू हो गए, उनके लिए आपकी क्या एग्जीक्यूशन है, या खुदा ना खासा जैसे F10 में हुआ था 2005 में, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बेचारे बिल्डिंग पूरी कोलैप्स कर गई थी, वो जो वहाँ पे मार्गला टावर जो था, आपने नए मार्गला टावर्स बनवा रहे हैं, आप नई चीजें कर रहे हैं। असल जो करने वाला काम है मेरा CDO को देखना चाहिए कि आपने कोई बिल्डिंग्स के आपका आर्किटेक्ट के कोई आपके पास कोई यहाँ प्लान्स हैं, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर बनाते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर, वो बेसमेंट्स हैं ट्रैफिक के लिए, वो पार्किंग की वो बनाई नहीं है, सब ने वायलेशन की। अच्छा वो भी किया आमिर साहब। दूसरी बिल्डिंग की मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरह आर्किटेक्ट खड़ा कर रहे हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं, एक भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको इस्लामाबाद में नजर नहीं आता जो नए बन रहे हैं, जिनको देख के दिल चाहे वाह वाह बंदा कर उठे कि क्या खूबसूरत डिजाइन है, क्या खूबसूरत बिल्डिंग है। इस पे भी इनको तवज्जो की जरूरत है। और मैं फिर कहता हूं सर, आप इस शहर को ना मारें, इस्लामाबाद को आप ज्यादती कर रहे हैं कि यहाँ पे नई चीजें ला रहे हैं, इस्लामाबाद से हट के बनाएं, ज्यादा बनाएं, नए शहर आबाद करें। ऑलरेडी जो चौक हो चुके हैं जहाँ पानी नहीं है, एनवायरमेंट के इश्यूज हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के इश्यूज हैं, पार्किंग के इश्यूज हैं, या गंदगी के सफाई के मसले हैं, आप ऐड करते जाएंगे, नाम तो आपका बन जाएगा कि आपने जनाब यहाँ 25,000 आपने फ्लैट खड़े किए, जो मैं फिर कह रहा हूँ बिकेंगे आगे,
5 साल बाद जाएंगे कुछ और लोग रह रहे होंगे वहां पे, ये फिर होंगे। लाइन में लगे हुए हैं कि जनाब कि हमें यहाँ फ्लैट नहीं मिला या हमें नहीं मिली, उसके लिए भी ये। सो मेरी सिंपल यही लास्टली ये चीज है, ये बड़े इश्यूज हैं, इस पे कंप्रीहेंसिव डिबेट और फैसलों की जरूरत है। जो शहर कुछ बचा हुआ है ना, इसका दाम ना गो आप खुदारा इसको बचा रहने आप दें। इसको रखें, इनको आप जहाँ नए शहर बने, नए यहाँ पे आप उसमें लेके जाएं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे इंडस्ट्री लगाएं ताकि जो लोग काम करें उनको कोई रोजगार भी दें। यहाँ उन्होंने आना है, कोई मजदूरी छोटी मोटी हो सकती है, या यहाँ पे चोरी चकारी शुरू हो जाएगी, क्राइम बढ़ेगा, क्लासेस आपका क्राइम बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, पानी नहीं होगा, एनवायरनमेंट के मसले होंगे, और ये फिर आप कराची लाहौर की तरह यहाँ पे एक नया मसला शुरू होने वाला है। एमनेस्टी स्कीम पे भी बात कर रहे हैं आमिर साहब, क्या नहीं, मामला है कि एमनेस्टी उसको आने भी स्कीम नहीं जो दिया है जा ना, रहा, रोका भी नहीं जा उसका रहा? पहले तौर पे तो ये है कि अखलाकी तौर पे उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। मेरा आपके पास वो क्लिप है, पहले दिखा दे प्रोड्यूसर साहब हाँ। कि ये माजी में क्या कहते रहे हैं एमनेस्टी स्कीम्स के मुतालिक। चलिए जरा माजी इनका सामने रख देते हैं। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। एक माशी शफून मार दिया गया इस कौम के ऊपर। 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर अगले वजीर आज़म इमरान खान हुए तो ये जो भी काला धन इस स्कीम के तहत सफेद करने की कोशिश करने जा रहा है, ख्याल रखना ये स्कीम रिवर्स की जाएगी। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। ये स्कीम जो पाकिस्तान के दयानतदार लोगों के ऊपर एक बिल्कुल चेहरे पे थप्पड़ मारने वाली बात है कि तुम बेवकूफ हो। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। हुक्मरान लगता है गजनी सिंड्रोम का शिकार हो ये गए खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही कह दिया कि जो टैक्स देते हैं वो फिर बेवकूफ़ लगेंगे कि आम आदमी 30% तक जो है टैक्स देता है, तो यहाँ पे 2 से लेके 5 ये कह रहे हैं जी हम 10% तक चल जाएं, कभी 15% तक का फिगर आ रहा है। तो ये फिर वो जो टैक्स देता है उसके साथ ईमानदार आदमी के साथ तो ज्यादती है ही है। दूसरा अच्छा कर रहे हैं कि डिस्कशन कर रहे हैं, और डिस्कशन कर लें जो है ये कोई आसान काम नहीं, इनके गले में पड़ सकता है। एक मेरी इतला भी टीवी पे चल रहा था, टिकर चल रहा था कि फरोग नसीम साहब ने कहा है कि अगर ये कोई अदालत में चला गया तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको डिफेंड करना। तो मैं ये खबर देता जाऊं कि मेरे पास ऐसी इतलाएं हैं कि लोग तैयार बैठे हुए हैं कि इसके ऊपर जाने का, तो ये कर भी लेंगे। उल्टा ये वहाँ से अदालत से भी काफ़ी इम्कान है इस चीज़ का कि ये सुप्रीम कोर्ट से ये इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 2 बड़े सीधे सीधे बड़े कानून हैं। एक 25A है जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न के मसावी है तमाम के आप चोर और आप शरीफ आदमी को बराबर नहीं कर सकते। आपने ये तफरीक करनी है एक चोर में और एक गैर चोर के अंदर। तो एक इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स को ना आप ये ना करें कि कुछ लोगों को 204% पे छोड़ दें और कुछ को 30% वो देना चाहिए, ये बराबरी नहीं है। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है कि आप जब कह देते हैं कि जनाब हमारे पास फॉर एग्जांपल लिस्ट थी कि कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल आए हैं और पता चल रहा है कि जी उसके अंदर बहुत बड़े सेठ और बहुत बड़े लोग हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं, तो उन्हें FBI ने हमें वार्निंग कर दी कि हम अदालत में चले जाएंगे अगर आपने डिस्क्लोजर इसका किया, नाम बताए। तो ये जो है आपका एक कानून है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं जानना चाहूँगा कि जनाब ये कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने चोरी का पैसा काला धन कमाया है, आप उनको ये ब्लैंकेट कवर दे देते हैं। सो ये भी एक कानून की वायलेशन है। दूसरा इनके अपने DG साहब ने अभी FIA के अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये जो दुबई वगैरह की जो लोगों की जो ये क्लासा साहब शोर मचाते रहते थे कि फ्लैट्स हैं और दुबई लीक्स के अंदर जो है उन्होंने कहा जी हम उसके ऊपर काम करना छोड़ दिया है क्योंकि आपने एमनेस्टी के अंदर उसके अंदर जो है ना काफ़ी सारे लोगों ने उसको इकरार कर लिया और 200% 2% 4% दे के वो कर लिया हुआ। सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर खराबी माजी के अंदर हुई हुई है, लोगों ने फ्यूचर में जो प्रॉफिट बनाने हैं 2% 4% के ऊपर, वो पैसा आया नहीं पाकिस्तान में, मगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जी मैंने 2 अरब रुपया कमा लिया, मेरे पास 2 अरब रुपया पड़ा हुआ है, चाहे उनके पास वो आया नहीं। उनके अंदर सबसे बड़ा धोखा ये किया गया कि उनको ये कहना चाहिए था कि आप ये डिपॉजिट लेके आएंगे यहाँ पे तो फिर उसके बाद वो होगा। उन्होंने कहा जी नहीं आप सिर्फ डिक्लेयर कर दें। तो ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है उसमें। लास्टली इसके अंदर ये है
कि एफबीआर के चेयरमैन ने, उन्होंने क्लेम किया था कि उनके पास 40 लाख लोगों की लिस्ट है टैक्स वेडर्स की। अगर वो लिस्ट है तो क्यों नहीं पकड़ते आप उनको? क्यों ये बार बार जो है हमें रोज एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं? हम आपको अभी दिखाते हैं कि ऑलरेडी ये जो मियाँ सलमान शहबाज का और हमजा शहबाज शरीफ का जो केस आया है, जो नई क्लासेस साहब 2-4 रोज से लगे हुए हैं तफसीलात बताने कि 98% उनका पैसा जो है वो टीटीयू से आया हुआ है, वो अननोन सोर्स से आया हुआ है कि यहाँ से मुबैना तौर पे हुंडी हवाला करके बाहर गया है, और वो लोग कभी बाहर से नहीं गए, उनके रेमिटेंसेस में आया हुआ है। क्योंकि आपने ये एक कानून बनाया हुआ है कि जी रेमिटेंसेस को पूछा नहीं जा सकता या वो नहीं होता, तो वो वायलेशन है। तो उसमें जो है फिर अब पूरा अभी जो है, अभी आपको एक सुनवाते हैं राना सनाउल्लाह साहब का आज की स्टेटमेंट कि वो गालबन कल की शायद, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो हम पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे होता है, सारे कारोबार ही टीटी से हो रहे हैं। ये जो हम कहते रहते थे कि रेमिटेंसेस जो 20 अरब रुपया आता है, ये काफ़ी सारा 5-7 अरब डॉलर यहीं से जाता है और घूम फिर के आता है। आज उन्होंने उसका वर्चुअली इकरार कर लिया है। तो ये पहले ये देख लें कि ये आज कितना बड़ा कन्फेशन उन्होंने ना सिर्फ अपने गवर्नमेंट का और पाकिस्तान के कारोबारी तबके का किया है कि यहाँ पे क्या मजाक होता रहा है कि साल से ये चीज़ जा रही है। मैं नहीं कह रहा, ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जरा सुन लें। उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट दिखाता है। शरीफ फैमिली जो है वो एक कारोबारी फैमिली है, और कारोबार उसी तरीके से होता है जिस तरह से सारी दुनिया करती है। लोग करते ये हैं कारोबारी लोग के 300 प्रॉफिट हुआ है, 200 तक जो है वो स्लैब तक जाके टैक्स अदा कर दिया और 200 वाइट मनी हो गया। जो बाकी 100 बचा उसे फिर जो टैक्स में रायतें दी हैं कानून ने, उसके मुताबिक उसे उधर से गुजारा। और ये भी एक तरीका है कि आप जो है वो टीटी लगवा लें या रेमिटेंस अपने अकाउंट में मंगवा लें, वो आपकी वाइट मनी है, सोर्स आपको आइडेंटिफाई हो नहीं सकता। करोड़ों में नहीं अरबों में कारोबार है, लोग बैठे हैं, आप उनको टेलीफोन करें या कह दें, उनको आप पैसे दे दें, वो आपके अकाउंट में जो है वो पैसे भिजवा देते हैं, और दैट इज़ योर वाइट मनी। कि अगर पिछले 15 साल में 15 करोड़ टीटी हुई है, आप उनको निकालें, अगर 90% जो है वो इस तरह से ना हुई हो तो मुझे पकड़ लें। और किस तरह से आप जो है वो हर कारोबारी आदमी जो है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे और कोई आदमी जो है वो बिजनेस करने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये लोग ये सारा कुछ करना चाहते हैं तो कर लें, पकड़ लें सबको। हर कारोबारी फर्द ऐसे करता है, क्या उनका बेड़ा गर्क कर देंगे? एक छोटी सी ब्रेक की जानी पड़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो क्लासेस साहब का भी व्यू इसके ऊपर लेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप अभी ब्रेक से पहले हमने सुना है। आपको आमिर साहब समझ आ गई कि अकबर बादशाह ने राजपूतों को अपने एडवाइजर क्यों लगाया था? कैसा डिफेंड करते हैं जरा देखें सही कि राना सनाउल्लाह साहब ने कितनी आराम से आसानी से इस कौम को समझा दिया है कि बिजनेसमैन, जो हर बिजनेसमैन पे इन्होंने इल्जाम लगाया वैसे भाई सारे ऐसे नहीं हैं। राना साहब के पॉलिटिकल मास्टर्स ऐसे ही हैं और ऐसे ही होंगे, वो तो अदालतों में भी चीजें सामने आ रही हैं। एक किस्म की ब्लैक पेनलिंग भी आ गई कि हमारे साथ करोगे तो बाकियों के साथ भी होगा। अब सवाल ये है कि आप हुक्मरान हैं, आम बिजनेसमैन करे, आपने उसको पकड़ना है, आपने उसके लिए लाज लाने, उसको गलत काम नहीं करने देना, टैक्स चोरी नहीं करने देनी, 2 नंबरी से पैसा नहीं कमाने देना आपने। ये आपका काम था। आप लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के 10 साल, आपके साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर थे और बड़े साहब यहाँ वजीर आजम थे और डार साहब इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये राना साहब का काम था कि ये सारी चीज़ें रोकते। उल्टा वो ये हमें समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में ये गलत काम होता है और इसके बगैर कारोबार नहीं हो सकता। ऐसे ही होता है। ये मुल्क के आपके रहे वजीरे कानून रहे हैं। जरा धरता पंजाब के यही अब आपको इसके जिवाल की समझ आती है। इस मुल्क को हंसी आ रही थी मुझे उनका आर्गूमेंट सुन के। हजूर आप यहाँ कारोबार करने आए थे, आप ये मुल्क चलाने आए थे, अपनी इंडस्ट्री प्रमोट करने आए थे, आप यहाँ पे ये 2 नंबरियाँ करके यहाँ से पैसा कमा के हुंडी के जरिए बहर भेज के वहाँ से टीटी करवा के माल बना रहे थे और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तमाम बिजनेसमैनों के लिए। आप एक उनको एम्बेरस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे बिजनेसमैन जो है ना वो करप्ट भी हैं, 2 नंबर भी हैं, गलत हैं। बल्कि बिजनेसमैन, मेरा ख्याल है ये चेंबर्स जो हैं इनको इस पर वजाहत देनी चाहिए। इट्स ए वेरी सीरियस एलिगेशन, सीरियस
एक क्राइम है जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। नो क्वेश्चंस आज था, मगर वो गैर कानूनी पैसे के लिए नहीं था कि जो जहां से बेनामी अकाउंट के जरिए आएगा वो गलत, कानूनी तौर पे भी गलत। अच्छा, वो कानून किसने बनाया था? मजे की बात है। अब राना साहब ये उन्होंने जैसे आम तरीके से बताया ना कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन कैसे लूटता है मुल्क को, या वो कैसे लूटते हैं, हाउस ऑफ शरीफ की बात हो ना, क्योंकि उनके अकाउंट्स आ रहे हैं ना, ये कैसे लूटते हैं उन्होंने कैसे बड़ी आसानी से एक्सप्लेन किया। अब मैं बड़ी इनको आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ ये पैसा बनाते कैसे हैं और कैसे इसको लीगलाइज करते हैं। जो मेगा प्रोजेक्ट जहाँ से दूध दही अंडे वगैरह के इन्होंने शुरू करने होते हैं, जो कमीशन यहाँ पे लिया जाता है, इसको पहले हुंडी के जरिए सर ये दुबई भेजते हैं या लंदन भेजते हैं, वहां पे पैसा जाता है, उसको टीटी करते हैं एज ए रेमिटेंसेस के यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है कि रऊफ साहब ने कंपनी खोली हुई है कुछ जेली किस्म की, जैसे जेली कंपनी नीलसन थे, नस्कॉल वगैरह, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन्होंने, ये कहा है। इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये जहन में जो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता। हुंडी का मतलब ये चिट मिलती है आपको हाथ से लिखी हुई, कह रहे थे फोन कर देते हैं, फोन कर देते हैं। ये पूरा हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल यही था, ये जिसपे हम रोते रहे और काजी फैज ईसा साहब ने उसको सेटल किया, वहां पे बंद किया है, इजाजत नहीं दी। यही स्कैंडल था कि यहाँ पैसा इन्होंने बाहर भेजा अपनी खवातीन के इस पे नाम पे हुंडी पे, वापस उन्होंने वहां से रेमिटेंसेस के नाम पे पाकिस्तान में अपने अकाउंट में ये मनी वाइट हो गई है। रीजन कि हमें प्रॉफिट है, और ला खुद बना दिया इन्होंने 1992 में, राना सनाउल्लाह साहब एंड कंपनी ने 1992 में कानून बना दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, कि पाकिस्तान में जो डॉलर आएगा जाएगा उसका सवाल नहीं पूछ सकते। और ये कानून किसने बनाया? नवाज शरीफ ने बनाया। इन्होंने खुद यहाँ पे इन्होंने कमीशन खाए, खुद इन्होंने हुंडी के जरिए पैसा बाहर भेजा, और वहां से पापड़ वाले के नाम पे, तो यहाँ पे ये खोते रेडी वाले के नाम पे पार्ट 1 था, पार्ट 2 इस दौर में हुआ, सलमान एंड हमजा ये इन्होंने किया। इन्होंने नई नस्ल जो है उन्होंने कहा हम नए तरीके से आपको मनी लॉन्ड्रिंग करके देंगे। अब्बा हजूर, दादा हजूर, आप कहाँ पुराने जमानों में रहते थे? ये पापड़ वाले ढूंढो, खोते रेडी वाले ढूंढो, कोई फलूदे वाले ढूंढो, उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। तो ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग करने को इन्होंने लीगल कवर दिया, जिसकी कानून की बात कर रहे थे। ये कानून नवाज शरीफ साहब का बनाया हुआ था, इंतहाई गलत, और इन्होंने लूटमार करने के लिए बनाया था, जिसको लीगल कवर दे रहे थे। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान का हुक्मरान तबका यहाँ करप्शन को करप्शन नहीं समझता। आमिर साहब, ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो राना सनाउल्लाह साहब ने पूरी कौम के मुंह पे दिया। बिजनेसमैन को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून के बगैर इस तरह हुक्मरान नहीं बनाना चाहिए। इसे ताजिर की हुकूमत से कहा गया ना कि अवॉइड करे, ताजिर तो उसमें बैठेगा, नफा नुकसान में देखेगा। दूसरी तो खान साहब को आपने नवाज शरीफ साहब इत्तेफाक के फाउंड्री चलाते रहते, उन्होंने कहा जी चीफ मिनिस्टर बन जाओ, तो वो उसको यही था बिजनेस प्रॉफिट। अब इमरान खान साहब की आपने कहानियां सुन ली, दुख होता है वैसे, मतलब है कि आपने क्या गुफ्तगू की थी। क्या हुक्मरानी आमिर साहब इतनी अहम चीज़ है कि उसके लिए आप अपना करैक्टर कंप्रोमाइज करेंगे? आपने जो बातें की हुई हैं, आपने जो दावे किए हैं, बर्नी उनके सेंटर के बारे में मैं उनको पढ़ा था कि अमेरिका में वह सियासतदान है, बूढ़ा हो गया है, कि जो पहले दिन से एंटर हुआ ना पॉलिटिक्स में, जो स्टांस उस बंदे का मुख्तलिफ बेसिक ह्यूमन या इकोनॉमिक इश्यूज पे था, सोशल इश्यूज पे, सोशलिस्ट पे, आज भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। लोग आज उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, और शायद अगली मेरा ख्याल प्रेसिडेंशियल कैंपेन के उसमें भी आए कि उसने शेर के बच्चे ने कंप्रोमाइज नहीं किए, इज्जत कमाई है। आप लोग गए हैं, आपने दावे किए, आपने बातें की, और उसके बाद वही जो चीजें थी जो आप कहते थे हम नहीं होने देंगे, इमरान खान साहब वहीं पे कर रहे हैं वही चीजें, और इन चीज़ों से आप अपनी रिस्पेक्ट लूज करते हैं। हो सकता है आप वजीर आजम बनना था, जिद थी, बन गए, नाम के साथ लगना था वजीर आजम, इमरान खान लग गया है, लेकिन आपने जो वादे किए थे, जो बातें की थी ना, और जिस तरीके के यू टर्न्स लिए गए, ये इमरान खान को पूरी उम्र के लिए फॉर रेस्ट ऑफ हिज लेगेसी क्या रहेगी कि इमरान खान ने जो अपोजिशन में दावे किए थे, पावर में आके 180 के दर्जे पे जाके इन्होंने उसको रिवर्स किया। अभी मुझे आमिर साहब एक कहीं से किसी दोस्त का वो आया है, उसने बड़ी मजे की बात बताई है, हम फ्लाइट की बात कर रहे थे, वहाँ का अंदाजा करें इनको जहाँ तारिक बशीर चीमा साहब लेके गए हैं, वो कहते हैं धाबड़ धाबड़ करके आए जी कि कोई चीज़ दिखाएं ना लोगों को। वही है ना, नवाज शरीफ मार डाला ना कि कोई चीज़ दिखाएंगे तो आवाम मानेगी ना, कि ये देखे वो 29-30 मंजिला खड़ी करेंगे। इनके पास ना कोई फ्लैट का डिज़ाइन है सर, जिनसे इमरान खान से फीता कटवाया गया, आज वही वाले काम शुरू हो गए जो उनसे कर, कोई प्लानिंग नहीं है। जो मैं कह रहा था, इनके पास कोई डिजाइन नहीं है कि फ्लैट कितना होगा, ये कितने मरले को होगा, उसके रकबा होगा, उसके कमरे कितने होंगे, विंडोज होंगी, वॉशरूम होंगे, नहीं होंगे, इसकी प्राइस क्या होगी, कौन इसको, वही आप वाली बात, कौन इसको करेगा। ये एक और स्कैम की तैयारी आप रखें। आखिर में पता ही इन्होंने क्या करना है, जो मुझे बताया गया है, उन्होंने आखिर पे ये तमाम का तमाम इन्होंने गवर्नमेंट के जो है ना, वही वाली पुरानी स्कीम G7 वाली, G8 वाली, इन्होंने जो लो लेवल के इनके ये ग्रेड्स के है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, इन्होंने उनको दे देने हैं कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा आपका कामयाब हो गया, गरीब वहीं पे रहेगा। उन्होंने वहां से पैसे पकड़ के आगे बेचने हैं सर।
मजीद फिर किसी आप को? जाएंगे 10 साल बाद 5 साल बाद तो पता चलेगा वो किराया लेके घरों को बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब को जिस तरीके का तारिक बशीर चीमा साहब ने ले जाके अपनी वो बनाने के लेके, देखें सर हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी कोई बेसिक इसकी स्टडी नहीं की गई आमिर साहब, ना एनवायरनमेंट से की गई है, ना प्लानिंग वालों को पता है, ना दीगर, ना आपके सीडीओ को पता है, ना हाउसिंग फाउंडेशन का सिर्फ फीता कटवाना फीता काटा है। था। इन्होंने वो फीता अपना जो है ना जनाब इन्होंने कटवा ले। इमरान खान साहब को इसको बैठने की जरूरत है। यही कल को आपके खिलाफ रेफरेंसेस बनेंगे। हम ये खान साहब ये कल को ये चीज़ें जो है ना, ये नवाज शरीफ साहब पे भी यही बनी, जरदारी साहब पे भी, गिलानी साहब पे भी, जो आपको हापड़ दापड़ ये करके लेके जा रहे हैं ना, फीते काटे और तकरीरें करें। कल को यही आपके खिलाफ ये सारे ऑडिट पैरे भी बनवाएंगे, आपके खिलाफ ये आगे नैब के रेफरेंसेस भी खुलवाएंगे, और आप भी ये हमजा साहब की तरह अदालत में पेशा भुगते। हमजा साहब से ज्यादा है उनको तोसी मिल गई खिलाफ साहब, हमजा साहब से क्या जोड़ रहे आमिर हैं साहब? आप? इससे कोई खूबसूरत मुल्क हो सकता है वैसे पाकिस्तान से ज्यादा? हमारे इंडियन दोस्तों के मुंह में पानी आया हुआ है जब वो हमारी गुफ्तगुएं सुनते हैं कि वो मान रहे हैं। सलमान भी मान गया कि यहाँ पैसे हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ टीटी के जरिए हैं, तो क्या बुरा किया? आमिर साहब आज जो उनकी हुई है ना, जिस चीज पे आज उनकी जमानत एक्सटेंड की है, वो की है, वो बड़ी मजे की है। इनको कल ही ना इनके वकीलों को, जो हमजा साहब के वकील हैं, उनको कल ही कॉपी दे दी गई थी। नैब ने जो जमा करवाए थे अपना, उन्होंने जवाब वो पैरावाइज जमा करवाए थे। उनसे कोर्ट ने मांगा था कि गिरफ्तार नहीं करना तो जवाब दें कि इनकी क्यों जमानत कैंसिल की जाए, हमें जस्टिफाई करें। उन्होंने इतना बड़ा पलंदा लगे रहे, नैब के अफसरान अयो वगैरह मेहनत की, उनकी भी इंटेग्रिटी और उनकी अपनी साख जो है प्रेस्टीज दाव पे थी। उन्होंने इनके पूरे का पूरे चीज़ें टीटी, उनके ये फलूदे वाला, चाय वाला, पापड़ वाला, खोते रेडी वाला, जो भी मिला था सारे सबूत स्टेट में 70 के करीब एविडेंसेस के करीब इन्होंने पेश किए, वहाँ पे गवाह वगैरह। आज उन्होंने ये कहा कि जनाब, अब वकील का एतराज़ सुने ज़रा। उन लोग जनाब कि जो कॉपी हमें दी गई है ना, उसके 3 पेजेस आउट ऑफ 100 3 पेजेस हमसे पढ़े नहीं जा रहे। तो जज साहबान ने कहा जी हमसे तो पढ़े जा रहे हैं। वहाँ नहीं, हमसे नहीं पढ़े जा रहे। और वो 3 पेजेस कौन थे? वो बड़ी मज़े की चीज़ है। 3 पेजेस वो थे जो हमजा साहब के टैक्स रिटर्न्स है ना सर, जो टैक्स रिटर्न्स की फोटो कॉपी थी, वो 3 पेजेस से। वो कहते हैं ये हमसे नहीं पढ़े जा सकते, लिहाजा हमें साफ कॉपी दीजिए और 10 दिन दिए जाएं कि हम उसको पढ़ेंगे। 3 सफ़ों को 10 दिन में पढ़ेंगे, 3 दिन को उनको पढ़ेंगे, फिर हम आपके सामने पेश होंगे। और भाई ये चीज़ें तो हमजा साहब ने पेश करनी थी। उनको 5 महीने से नैब बुला रहा है, उनको उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको उनके जवाबात देने थे, उनको चीज़ें बतानी थी। तो इस तरीके का आमिर साहब इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है। और उनको आज 10 दिन की मोहलत मिल गई कि 3 पेजेस ढूंढें अपने टैक्स रिटर्न्स के जो उन्होंने देने थे। नैब के डॉक्यूमेंट्स पे एतराज़ात नहीं थे सर। आमिर साहब ये सारी सोसाइटी, आप जो एक लफ्ज़ यूज़ करते हो ना, रिग्ड हो चुकी है टॉप टू बॉटम। मुझे 1-2 नैब के अफसरान ने बड़ी एक दिल दुखाने वाली बातें की कि आप लोग बैठ के हमारी वहाँ पे ऐसी तैसी तो कर देते हैं, आप हमारे यहाँ डिमोरलाइजेशन का लेवल आप फील कर सकते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं, एक एक चीज़ के पीछे जाते हैं, बिग गन्स के वे हम उनसे दुश्मना डालते हैं। मतलब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी 1 करोड़ रुपया रिकवरी की है, क्रेडिट है। हमने आपकी बड़ी तनकीद करते रहते हैं, मगर उन्होंने ये 56 कंपनी का जो लोग शोर बचाते हैं कि इल्जाम लगाते हैं, एक रिकवरी 1 करोड़ रुपए की हो गई है। वो एक और रोना रो रहे हैं नैब के अफसरान। हम भी तनकीद करते हैं, मैंने भी बहुत सारी तनकीद की है, चेयरमैन नैब साहब पे की है, बाकी इदारों पे इनके अफसरान पे की है। वो कहते हैं आप हमारा कोई लेवल ऑफ ये डिमोरलाइजेशन आप लोग नोट कर रहे हैं, उसको फील कर कि हमने 5 महीने 6 महीने के पीछे लगे हुए, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, हमने बंदे ट्रेस किए, हमने बैंकों से ट्रांजैक्शन पकड़ी, हमने टीटियां पकड़ी, पकोड़े वाले पकड़े, पापड़ वाले पकड़े, उनके बयानात लिए, उनको चेक किया, क्रॉस एग्जामिन किया, इनको सवालात बना के दिए, इनको 10 दफा बुलाया हमने, उसके बाद अदालत में गए, केसेस पेश किए वहां पे, और वो सिर्फ इस वजह से वहां से बच जाते हैं। ये 3 पेजेस जो है ना, ये हमसे पढ़े नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा बाहर निकल वो विक्ट्री का साइन बना रहे थे और वो कह रहे थे कि उनसे पूछा गया कि इसका जवाब दें। उनका देखे ना, इमरान खान ने भी बनाया, फलाना ने अपना कोई जवाब नहीं दिया। आमिर साहब ये मुल्क रिग्ड हो चुका है और जहां सारे बड़े ताकतवर लोग उसमें आपस में गैंगअप होके वो मिल चुके हैं। कोई एक पकड़ा जाए तो सारे मिलकर उसको छुड़वा देते हैं सर। इस तरीके से चीजें आगे नहीं जा सकती, इस तरह से चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।